Hey, hello everyone. Welcome to my channel Learn with Humanities. फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक हो. ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. सो इनकी ऑथर हैं तेशानी दोशी. इस चैप्टर के थ्रू तेशानी दोशी जो इसकी ऑथर हैं वो हमें बताती हैं कि वो जब अंटार्कटिका गई थी या जब जा रही थी वो अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करती हैं अपनी जर्नी की. ठीक है, जर्नी के बारे में जो उनका एक्सपीरियंस रहा था वो इस चैप्टर के थ्रू शेयर करती हैं हमारे साथ, और ये भी बताएंगी साथ में कि उन्होंने क्या नई चीज़ें सीखी. अब वो यहाँ पे बता रही हैं कि वो एक रशियन रिसर्च वेसल के अंदर है. ये एक तरह से शिप हो गया जो कि एकेडमिक शोलास की, यहाँ पे मैं इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, जो कि सबसे कोल्डेस्ट, ड्राईएस्ट, विंडीएस्ट कंटिनेंट की तरफ जा रही है. इसका नाम है अंटार्कटिका. वो अपनी जर्नी को चेन्नई मद्रास से जो है स्टार्ट करती है. थोड़ा अगर हम डिटेल में जाएं ना तो यहाँ पे लिखा है 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वाटर से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हैं जो मद्रास में. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है. वो बता रही हैं यहाँ पे कि उनकी जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी. उन्होंने 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, मतलब इन सबको जो है पार कर कर वो पहुँची होंगी. जैसे ही अपना वो फर्स्ट स्टेप जो है अंटार्कटिका में रखती हैं ना तो ऑथर को ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अपना 100 आवर से भी ज़्यादा समय जो है इस ट्रैवलिंग में बिता दिया है. उन्होंने सिर्फ ये जो सफ़र था या ये जो जर्नी थी वो सिर्फ शिप में ही नहीं बिताया था. उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है बाय द टाइम एक्चुअली. ओके, उन्होंने कार, एरोप्लेन एंड अ शिप, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, इन सब के थ्रू उन्होंने ये जो अपना जर्नी थी वो मतलब कवर की थी. ठीक है, इन सब के ज़रिए. फिर हमारी ऑथर नोटिस करती हैं कि ये जो अंटार्कटिका है ये जगह कितनी वंडरफुल है. उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये इंसानों से दूर है और आइसोलेशन में है ना, इसलिए ये जगह जो है और भी ज़्यादा वंडरफुल है. आज यहाँ पे लिखा है 650 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब इससे पहले जो अंटार्कटिका है वो ऐसा नहीं था. वो पहले एक फॉरेस्ट था. इवन जो है वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती थी. ये सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था, यहाँ पे लिखा भी है, ओके, गोंडवाना लैंड. ठीक है, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा. और वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो गोंडवाना लैंड था. उसके अंदर इंडिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया भी आता था. और उस टाइम ह्यूमंस तो होते नहीं थे. डायनासोर्स हाँ उस टाइम होते थे. और उस टाइम पे जो है अंटार्कटिका में वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना भी होता था. और उस टाइम जो नॉर्मल इंडिया और अफ्रीका में नॉर्मल ट्रीज़ और एनिमल्स पाए जाते थे ना, उनका अंटार्कटिका में पाना बहुत ही नॉर्मल था उस टाइम पे. आज से बहुत मिलियन साल पहले जो गोंडवाना लैंड था, उस गोंडवाना लैंड था उससे बहुत सारी कंट्रीज़ जो है अलग हो गई, अंटार्कटिका भी. अब इस पर बहुत सारे रीजंस हैं कि वो क्यों अलग हुई. इसका रीज़न था रैबिक शिफ्टिंग ऑफ टिकटॉक ब्रीड्स. और अभी से 500 मिलियन पहले जो अंटार्कटिका वो बहुत डेवलप्ड था. धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट से जो गोंडवाना लैंडमास था वो मतलब अंटार्कटिका का लैंडमास था वो गोंडवाना लैंड से जो है अलग हो गया था. धीरे धीरे कर साउथ पोल की तरफ खिसकने लगा, जिसके कारण डायनासोर्स जो है वो नहीं रहे. तो अंटार्कटिका धीरे धीरे साउथ पोल की तरफ खिसक रहा था. तो इंडिया था वो एशिया की तरफ जाके टकरा गया और बाकी भी गोंडवाना लैंड के बहुत सारे टुकड़े हो गए. फिर हमारे प्रेजेंट ग्लोब का जो है बर्थ हुआ, जन्म हुआ, मतलब कि हमारा मतलब मैप है उसका जन्म हुआ. और जब इंडिया एशिया से आके टकराया था ना उसी टाइम जो हमारे हिमालय माउंटेन्स थे ना उसका भी जन्म हुआ था. फिर धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स का भी इस धरती पर जो है जन्म हुआ.
और अब हमारी ऑथर हमें कह रही है कि हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वुड कुड पॉसिबल बाय हाइडिंग। इस लाइन का मतलब है ऑथर के मतलब थ्रू ऑथर इस लाइन के थ्रू कहना चाहती हैं कि हमें ये चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, कि हम कहाँ से आए हैं और मतलब हम क्या है, हमें किसी के दम पे जो है खुद को ऐसे नहीं वो उसे दिखाना चाहिए कि जो है हम है, हमें अपने दम पे ये जो हम है वही दिखाना चाहिए, क्योंकि हम सबको आखिर में जो है मिलना तो एक ही धूल में है। फिर हमारी ऑथर बोल रही है कि अंटार्कटिका में विज़िट करना एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, कि हमें इन सब चीज़ों की सिग्निफिकेंस नहीं भूलनी चाहिए। किन सब चीज़ों की सिग्निफिकेंस? जैसे कि कॉर्डेलियन फोल्ड कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि इंडिया जाकर कैसे एशिया से टकराया और कैसे हिमालय का जो है जन्म हुआ, इसे हम कॉर्डेलियन फोल्ड्स कहते हैं। और प्री कैम्पेनियम ग्रेनाइट शील्ड्स रॉक्स होते हैं जो कि 570 मिलियन से भी पहले की होती है ना, उन्हें हम प्री कैम्पेनियन ग्रेनाइट शील्ड्स कहते हैं। तो देखो, ओजोन और कार्बन का जो सिग्निफिकेंस है बिल्डिंग में वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर हमारे राइटर यहाँ पे कहती हैं कि यही नहीं बल्कि इवोल्यूशन एक्सटिंक्शन के बारे में भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इवोल्यूशन का एग्जाम्पल तो तुम खुद हम ह्यूमन बींग से ले लो, ऐसे टाइम टू टाइम हम इवॉल्व होते आए हैं। और एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल तुम डायनासोर से ले लो या फिर डोडो बर्ड से ले लो। यहाँ पे जो मैंने वर्ड्स बताए हैं आपको, कॉर्डेलियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन, एवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन, इन सब चीज़ों की हमें सिग्निफिकेंस को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो वो ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो जब उन्होंने फर्स्ट स्टेप अपना अंटार्कटिका में रखा तो उन्हें इन सब चीज़ों का जो है सिग्निफिकेंस पता चला, ठीक है, ये रियलाइज़ हुआ। और जब गोंडवाना लैंड टूटा ना, अंटार्कटिका और इंडिया के साथ ही मतलब वो अलग नहीं हुआ, जो साउथ अमेरिका था वो भी नॉर्थ अमेरिका की तरफ चला गया, जिसकी वजह से हमारा ट्रैक पैसेज खुल जाता है और क्रिएट करता है सर्कमपोलर करंट को। अब ये जो कोल्ड सर्कमपोलर करंट था ना, ये श्योर करता था साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग करने में, मतलब फ्रिजिड रखे, और अंटार्कटिका को पूरी दुनिया से डिसोलेट रखे, मतलब अलग रखते, बॉटम ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सबसे नीचे वाले हिस्से में। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें पता चला था कि वो जो हमारी ऑथर हैं उन्होंने अपना ये सफ़र, अपनी जर्नी जो है मद्रास से स्टार्ट की थी। और मद्रास जो है साउथ इंडिया में पड़ता है और वहाँ पे गर्मी होती है कि इंसान के लिए एक हॉट प्लेस से एक ऐसी जगह जाना जहाँ पे पूरी दुनिया का 90% ऑफ आइस कंसनट्रेटेड है, ये काफ़ी चिलिंग प्रोस्पेक्टिव है, मतलब कि काफ़ी फियरफुल, काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस है। फिर ऑथर यहाँ पे बता रही हैं कि गेम बस मेटाफोरिकली एंड सर्फोकेबली नहीं है, ठंडा लग रहा है वो तो है ही, बट इसके अलावा भी जो इमेजिनरी वो काम जाती हैं, मतलब ये सब सोच कर, क्योंकि ये तो ऐसी बात है लाइक यू आर वॉकिंग ऑन अ जाइंट पिंग पोंग बॉल। फिर वो बता रही हैं कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन मार्केट्स नहीं है, कोई भी बिलबोर्ड बिल्डिंग नहीं है, और इस जगह में आने के बाद तुम्हारा कोई भी अर्थली सेंसेस काम नहीं करता, और टाइम के बारे में तो तुम एकदम भूल सा जाते हो। फिर वो कह रही हैं कि अगर तुम अंटार्कटिका में जाते हो और तुम विजुअल रेंजेस के बारे में बात करते हो, जिसको मतलब तुम देख सकते हो, तो वहाँ पे बहुत छोटे से लेकर बड़ी चीज़ें जो है अवेलेबल हैं। वहाँ पे कोई बिल्डिंग या ह्यूमन मेकर्स नहीं है, बट वहाँ पे जीव जंतु, एनिमल्स वगैरह जो हैं उनकी कोई कमी नहीं है। अगर छोटी चीज़ों की बात करें तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स लाइक मेजर्स एंड माइट्स वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। और बड़ी चीज़ों की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका में ब्लू व्हेल और बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स पाए जाते हैं। फिर वो बता रही हैं कि अंटार्कटिका में दिन 24 घंटे का होता है। अब यहाँ पे भी तो 24 घंटे होता है, बट वहाँ पे जो है समर में जो है नाइट नहीं होती है, वहाँ पे दिन ही जो है 24 घंटे का होता है। जब विंटर्स की बारी आती है तो सिर्फ नाइट होती है, दिन नहीं आता है।
बता रहे हैं कि अंटार्कटिका में यूबीक्विटो साइलेंस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा शांति है वहाँ पे। कि ओकेजनली कभी कभी स्नो रॉक्स माउंटेन से टूट कर गिरते हैं, वो लैंड मास होते हैं वो स्पिट कर जाते हैं, तो उसकी कभी कभी जो है आवाज़ सुनने को मिलती है वहाँ पे। अदरवाइज वहाँ पे जो है साइलेंस होता है, काफ़ी शांति होती है। ये सब चीज़ें जब राइटर वहाँ पे जाके देखती हैं, उन्हें समझती हैं, ऑथर को जो है ये सब चीज़ें अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने में बहुत हेल्प करती है। पर ऑथर अब यहाँ पे कह रही हैं कि वहाँ पे जाकर जो चीज़ उन्हें पता चलती है ना, वो ह्यूमंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो होने वाला है ना, पूरे ह्यूमंस को हिला के रख देगा। सो इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, विच इज़ द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ये कवर होता है। इस वीडियो के थ्रू मैं कवर कर रही हूँ, और इसके बाकी 2 पार्ट्स की मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। इसमें की वीडियो काफ़ी लेंथ उसकी लंबी हो जानी थी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।